हेलो, दिस इज मयंक त्रिवेदी और एक बार आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स की दुकान में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने पीक वैल्यू के बारे में पढ़ा, आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ा और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल के टॉपिक से कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और जिसने हम लोग का ये पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके, ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, एक करंट दिया है I बराबर 2√T एम्पेयर। अब आपसे पूछ रहा है कि I RMS एंड I एवरेज वैल्यू बताइए इस करंट के लिए t बराबर 2 सेकेंड से लेके t बराबर 4 सेकेंड तक। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आई एवरेज निकालेंगे तो आई एवरेज के लिए टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट क्या होता है? आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 2 से 4 और आई की वैल्यू हम लोग जानते हैं जो दी है क्वेश्चन में, ये 2√T है, तो t की पावर 1/2 हम लोग अंदर लिख दिया और ये लिख दिया dt। और यहाँ पे हमने dt का इंटीग्रेशन 2 से 4 लिमिट लगा के कर दिया। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया, t की पावर 1/2 है तो एक पावर इसकी बढ़ेगी, मतलब 3/2 हो जाएगी और नीचे भी 3/2 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इस dt का इंटीग्रेशन करें तो dt का इंटीग्रेशन सीधे सीधे t आ जाएगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं 2 से लेके 4, और ऊपर भी हम लोग लिमिट अभी अप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 4। ठीक है, जब इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे ये तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, और एक बार हम लोग पहले 4 रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे 2। 4 - 2 जो हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी? 4 की पावर 3/2 माइनस, एक बार हम लोग 4 रखते हैं, -2 की पावर 3/2। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे अगर हम लोग अप्लाई करें तो 4 - 2 सीधे सीधे आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा अंदर 4 की पावर 3/2 - 2 की पावर 3/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो आप, आसान है। इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर हम लोग अंदर भेज के थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई एवरेज की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हमको आई आरएमएस निकालना है तो आई आरएमएस के लिए हमने बताया था आपको तरीका। सबसे पहले आप चीज़ का स्क्वायर कीजिए, जो भी करंट दिया हो उसका मीन निकालिए, फिर उसका क्या करिए? रूट ले लीजिए। तो आई आरएमएस के लिए सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। इस करंट का अगर स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4t। अब फिर इसका मीन निकालेंगे तो आई स्क्वायर का बार। मीन निकालने के लिए जो करंट दिया है उसको 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा t²/2। एक बार 2 अप्लाई करेंगे, एक बार 4 अप्लाई करेंगे, और नीचे हो जाएगा 2 सीधे सीधे। इससे इसको काट दिया, ये 2 हो गया, और इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 - 2 का स्क्वायर 4/2। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, तो 2 × ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 एम्पेयर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? 12 एम्पेयर जो आया है ये तो आई स्क्वायर का बाहर आया है। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमको आई स्क्वायर, ये आई आर एम एस मिलेगा। ठीक है, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा? ये जो आई स्क्वायर का बाहर था उसका अंडर रूट ले लेंगे, मतलब 12 का अंडर रूट ले लेंगे। 12 को लिख सकते हैं 2√3 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कह रहा है कि इफ डीसी करंट ऑफ ए एम्पेयर इज सुपरइम्पोज्ड
with AC current of value I is equals to I is equals to B sin omega t, then find I effective। अब आपसे क्या कह रहा है, आपको I effective निकालना है। अगर DC करंट जिसका जो मान दिया है, जिसकी जो वैल्यू दी है वो A एम्पेयर दिया है, उसको सुपर इम्पोज किया है एक AC करंट जिसकी वैल्यू दी है I बराबर B साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों को सुपर इम्पोज करें तो जो नेट करंट, तो आपसे पूछ रहा है आई इफेक्टिव बताइए। अब कई बार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई इफेक्टिव क्या होता है, क्योंकि आई इफेक्टिव तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो आई इफेक्टिव का सीधा सीधा मतलब होता है आई आर एम एस, ठीक है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए आई इफेक्टिव निकालिए, तो इसका मतलब आई आर एम एस आपको निकालना है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज आई आर एम एस। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दे तो नेट जो करंट होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी का, ठीक है। तो इसके तो दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपको आरएमएस निकालना है तो पहले इसका स्क्वायर करिए, एवरेज निकालिए, उसके बाद फिर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके पास सीधे सीधे क्या है, आई आरएमएस के बारे में हमने बताया कि आई आरएमएस जो होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है हमारे पास आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट इज द पीक वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें इस फंक्शन की, तो उसको रूट टू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट जो हो गया वो होगा ए प्लस बी, सही है। ए प्लस बी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या इसका सही में ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो आप क्या इसको सीधे सीधे रूट टू से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ये तरीका हम लोग यहाँ पे नहीं अपना सकते हैं। हम लोग को क्या करना रहेगा, हमको इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो आई नेट का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने आई नेट का स्क्वायर किया है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है कंप्लीट साइकिल के लिए। कॉस थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और कॉस स्क्वायर थीटा की भी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे, आई नेट का एवरेज निकालेंगे, स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, तो ए स्क्वायर का एवरेज तो ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है तो इसकी एवरेज वैल्यू मैंने आपको बताई क्या होती है, 1/2 प्लस साइन थीटा एक तरीके से ये लिखा तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, आई नेट का स्क्वायर का एवरेज निकल आया। अब इसके बाद इसका रूट लेना है तो इसकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये इसकी आई आरएमएस वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या की कॉन्सेप्ट क्या था कि आई इफेक्टिव मतलब आई आरएमएस, और बाकी जो तरीका इस्तेमाल किया है ये आपको पहले से पता है, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि आपको एक ग्राफ दिया है ट्रायंगुलर वेव की फॉर्म में, ठीक है। आपको एक ट्रायंगुलर वेव की फॉर्म में ग्राफ दिया है, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये वैल्यू आपको मान लीजिए कुछ भी दी है, ठीक है। ये वैल्यू मान लेते हैं आपको दी है 10, ठीक है। और ये दिया है 100, ये दिया है 200, ये दिया है 300, आगे करके 300 कहीं के पे। अब आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ये अगर वोल्टेज टाइम ग्राफ दिया है तो आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है टाइम पीरियड बताइए, और दूसरी बताइए फ्रीक्वेंसी,
और दूसरी चीज़ बताइए, तीसरी चीज़ बताइए इसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर ऐसा ये सब कुछ निकालना है इस ग्राफ से, तो सबसे पहले टाइम पीरियड क्या बताया था, टाइम पीरियड की डेफिनेशन पे जाएंगे। टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये होती है कि जब ये जो एसी है वो अपने आप को रिपीट करने लगती है, जैसे कोई एसी करंट है, ठीक है, तो इसकी साइकिल जितने टाइम के बाद रिपीट कर रही है अपने आप को, उसे हम लोग कहते थे टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हर 100 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो सीधे सीधे हो जाएगा 100 सेकेंड्स, अगर ये सेकेंड्स में दिया है तो। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी 1/100 हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/100 हर्ट्ज। और उसके बाद अगर एवरेज वैल्यू पूछ रहा है तो एवरेज वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इस ग्राफ का आप क्या कर दोगे, एरिया निकाल के उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 100 × 10 1000 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना लगा 100, तो ये इसका वी एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वगैरह निकालने के लिए आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको कोई भी ग्राफ दिया होगा उसका आप लोग एरिया निकालेंगे, एरिया निकाल के हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमको वी एवरेज पता चल गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट क्या हमको सीखने हैं। अगली चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है फेज के बारे में। अब जैसे आपके पास लिखा है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई है इसे ही हम लोग कहते हैं फेज। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, फेज कहते हैं। और इसे हम लोग या फिर हम लोग नाम दे देते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसे कहते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए लिखा है I बराबर I0, अब इसी में आप देख लीजिए ये जो इनिशियल फेज है, एक चीज़ देखिए, ये इनिशियल फेज जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टाइम ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक फेज होता है इंस्टेंटेनियस फेज, इंस्टेंटेनियस फेज जो पूरी वैल्यू लिखी है साइन फंक्शन के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस माइनस फाइव, दिस इज द इंस्टेंटेनियस फेज एंड दिस इज वेरिएबल क्वांटिटी, टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, वेरी विद टाइम, टाइम के साथ ये वेरी करता है। तो दो तरीके के फेज हो गए, एक हो गया इनिशियल फेज, एक हो गया इंस्टेंटेनियस फेज। ये कांस्टेंट रहता है और ये टाइम के साथ वेरी करता रहता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी फेजर डायग्राम की। सॉरी, फेजर डायग्राम से पहले हम लोग देख लेते हैं फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे जो इसकी वैल्यू दी थी, करंट की वो दी थी I बराबर I0 साइन ओमेगा T1 प्लस फाइव 1। ठीक है, T मान लेते हैं, ओमेगा T प्लस फाइव 1। ठीक है, और I दूसरा दिया है I0 साइन ओमेगा T प्लस फाइव 2। ठीक है, तो ये हमको दो करंट दिए हैं I और I डैश, इनकी वैल्यूज हमको दी है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 और I डैश बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका बताओ इन दोनों में क्या फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए जो इंस्टेंटेनियस फेज है दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो आएगा डेल्टा पाई वो हो जाएगा 5 2 माइनस 5। दिस इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद अगली बात जो आती है उसमें आती है, वो आती है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होता है, जब हम लोग करंट और वोल्टेज को, करंट और वोल्टेज को एक वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, ये फेजर डायग्राम में क्या होता है, ये जो हम लोग वेक्टर डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच में हम लोग फेज भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमको एक डायग्राम दिया है, जैसे मान लीजिए कोई एक वोल्टेज है V, ठीक है, और करंट है I।
ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो फेज है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमने इसको इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसे बना दिया, वोल्टेज बना दिया, करंट बना दिया, और ये जो करंट वाला एरो होगा वो थोड़ा सा वोल्टेज से हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है V/R, तो 1/R टाइम्स जो है वो करंट होता है वोल्टेज का। इस वजह से करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज से थोड़ी सी छोटी होगी। और ये जो एरोज की जो होती है, जैसे वेक्टर में होता है एरो जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, तो इसी वजह से इस एरो को छोटा बनाएंगे, इस एरो को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम होगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो फेजर डायग्राम वो क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज है उसको वेक्टर डायग्राम से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। ये अभी हम लोग काफ़ी सारे सर्किट्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सर्किट, जैसे मान लीजिए आपसे बात करते हैं रेजिस्टिव सर्किट की, कैपेसिटिव सर्किट की, इंडक्टिव सर्किट की, ये सब चीज़ें जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे फेजर डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पे करंट लीड कर रहा है कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, ये चीज़ देखेंगे, और ये इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो AC करंट होता है, ठीक है, AC करंट, AC करंट या फिर हम लोग कहते हैं कि AC सर्किट, हाँ AC सर्किट कह लीजिए या फिर AC करंट कह लीजिए, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट या फिर सीधे सीधे हम लोग AC कह देते हैं। AC कांट बी यूज्ड इन, AC का यूज हम लोग कहाँ नहीं कर सकते हैं, बैटरी या फिर कैपेसिटर को चार्ज करने में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उनकी जो एवरेज वैल्यू होती है फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, तो कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी चार्ज उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं उनका इनर्शिया की वजह से क्या होता है, अगर इनर्शिया किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं AC की फ्रिक्वेंसी को फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि AC फ्रिक्वेंसी काफ़ी लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। इस वजह से वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, ये आपको ये जो मैं आप लिख रहा हूँ ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। I0 इज ग्रेटर देन IRMS इज ग्रेटर देन I एवरेज। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है, फिर RMS वैल्यू ऑफ करंट होती है, फिर उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये तो I0 ही रहती है। IRMS के लिए I0/√2 हमको याद रखना है, और I एवरेज के लिए 2I0/π हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमको चीज़ें याद रखनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि AC, ये जो हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि बेस्ड होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, can be used in AC and DC measurements, ठीक है। तो ये हमको जो इम्पोर्टेंट बात है ये हमको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा काम आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। MCQ टाइप में भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, ठीक है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगली चीज जो आती है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। सबसे पहले तो सिंपल बेसिक सर्किट होता है, सिंपल सर्किट, और दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अब सिंपल सर्किट में क्या होता है कि जब आपके पास इंडक्टर, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, इंडक्टर्स, कैपेसिटर या फिर रजिस्टर में से ओनली वन प्रेजेंट इन सर्किट। ठीक है, इनमें से कोई एक अगर सर्किट में प्रेजेंट है तो वो एक सिंपल सर्किट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि एक ये रजिस्टर लगा है और यहाँ पे एसी सप्लाई दी गई, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये रजिस्टर है, तो ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में क्या होता है, ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर दो या फिर तीनों हो सकते हैं, या फिर कोई भी दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, दो या फिर ये तीन प्रेजेंट हो सकते हैं एक ही सर्किट में, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि मान लीजिए एक रजिस्टर लगा है और एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे मैंने एसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सिंपल सर्किट को पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिंपल सर्किट में पहले आता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, जिसमें खाली एक रजिस्टर लगा हो और एसी सोर्सेस को हमने कनेक्ट कर दिया, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी हमने सप्लाई दे दी। फिर इसमें करंट जाएगा, इस रजिस्टर में भी करंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधे ये जो वैल्यू होती है ये होती है, यहाँ पे देखो EMF जा रहा है E। ठीक है, अगर यहाँ पे किरचॉफ लूप लॉ लगाओगे तो E माइनस आई आर, अगर करंट I जा रहा है इसमें, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो E बराबर आई आर हो जाएगा। I बराबर हो जाएगा E बाई आर, और E की वैल्यू जो दी है वो दी है E0 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर, तो E0 बाई आर जो हो जाएगा वो I0 हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो इन दोनों में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, ये साइन ओमेगा टी था, ये भी साइन ओमेगा टी आया, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। ये हमको याद रखना है कि ये सेम फेज में होते हैं। ठीक है, इनका अगर फेजर डायग्राम बनाने को आएगा तो फेजर डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम जो होगा इनका कुछ ऐसा बनेगा। हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग वोल्टेज ऐसे बनाते हैं, ये वोल्टेज दिखा रहे हैं और ये हम लोग दिखा देते हैं वोल्टेज मतलब ई की वैल्यू दिखा रहे हैं, तो इसी लाइन पे ही आई की वैल्यू भी होगी। अगर इसका प्रोजेक्शन देखेंगे वाई एक्सिस पे तो दिस इज द I0 साइन ओमेगा टी, और इसका प्रोजेक्शन अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, वेव डायग्राम भी पूछ सकता है। वेव डायग्राम क्या होता है कि वेव की फॉर्म में इसको दिखाना। अगर हम लोग वोल्टेज और टाइम का देखें तो वोल्टेज और टाइम का ग्राफ अगर ऐसा जा रहा है, साइन का फंक्शन है, तो करंट का ग्राफ भी साइन का फंक्शन है, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी उससे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो 1/r टाइम्स होता है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के। तो ये हमको आई की कर्व दिखा रहा है और ये हमको E दिखा रहा है, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू E0 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आवर करंट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर करंट, दिस इज I0। ठीक है, तो ये हमारा वेव डायग्राम है। आगे बढ़ लेते हैं, अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटिव सर्किट,
प्योर कैपेसिटिव सर्किट कैसा बनेगा, ये हमारा कैपेसिटर लगा है, ये हमारे पास AC सोर्स लगा है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम लोग इसके लिए कैपेसिटर के लिए बात करें तो कैपेसिटर के लिए हम लोग को एक ये फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू होता है CV, है ना, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है। तो अगर V की वैल्यू देखोगे तो V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई सी। तो अगर V की जगह E लिखें तो E बराबर Q बाई सी होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट होता है dQ बाई dt। तो डी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू की जगह लिख देंगे C इंटू ई डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो C तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी, और ई की वैल्यू लिखिए E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी I इज इक्वल्स टू सी, और E नॉट तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है, और ओमेगा टी का यहाँ पे ओमेगा लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं, नीचे समझ में नहीं आएगा, यहाँ से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो I इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ओमेगा सी इंटू ई नॉट कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो था वो साइन ओमेगा टी था, और जो करंट आया वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आया। इसका मतलब I लीड्स V बाय पाई बाई टू, करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू लीड कर रहा है। और ये देखिए, ये जो टर्म है ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है, और इसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी जो है इसको हम लोग XC नोट करते हैं, और इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है XC, ठीक है। अगर इसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे जो करंट है वो लीड कर रहा है, तो थोड़ा सा इधर से बना लेते हैं। तो करंट लीड कर रहा है, करंट ये बना दो, ये हमने करंट बना दिया, ये हमने वोल्टेज बना दिया। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पाई बाई टू का है, और ये हमारा ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम बन गया। वेव डायग्राम भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमको टर्म मिला था ये कॉस का मिला था, वो साइन का मिला था। तो अगर हम लोग इसका वेव डायग्राम बनाएंगे तो जो वोल्टेज है वो तो साइन की वेव होगी, लेकिन जो हमारे पास ये है करंट जो होगा वो कुछ यहाँ से होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा वेव बन गया, वेव डायग्राम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू।